अगर मैं गूगल को और जीवा को एक साथ जोड़ूं, क्योंकि दोनों की शुरुआत गैराज से हुई है, ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे जीवा की शुरुआत आपने बताया गैराज से हुई है, गैराज से और अभी तक का सफ़र आप कैसे नापते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया में किस चीज़ की कमी आज भी है जिस पे जीवा काम कर रहा है? आपका क्या कहना है इस पे? ये तो अब आप पीछे मुड़कर देखें तो ये सफ़र लगता है गैराज से यहाँ तक का, लेकिन जब उधर थे तो ऐसा आभास नहीं था। तब भी एक जुनून ऐसा था कि कुछ ऐसा कार्य करना है जो समाज को एक नया आयाम प्रदान कर पाए, जो एक समाज में आयुर्वेद के खासकर चिकित्सा के सिद्धांत को एस्टैब्लिश कर पाए। अभी भी मेरे को ये ज़रूर लगता है, हालांकि पिछले 25-30 वर्षों में भारत ने भी, आयुर्वेद ने भी एक लंबा सफ़र तय करा है। खासकर के पिछले 7-8 साल में जब से मोदी जी ने आयुष का मंत्रालय अलग से बनाया है, तो आयुर्वेद का एक अडॉप्शन बढ़ा है। कोविड के बाद खासकर आप जान रहे हैं, सभी लोग को ये एक समझ में आ रहा है कि बिना लाइफस्टाइल बदले, बिना जीवन शैली बदले, बिना खान पान बदले आप स्वास्थ्य नहीं रह सकते हैं। तो अभी भी लेकिन जो कार्य बाकी है वो ये है कि आयुर्वेद को आप सिर्फ ऐसे ना देखें कि ये तो कोई नुस्खा है। आयुर्वेद इस तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जो ना सिर्फ आपको बीमारी के लिए, चिकित्सा के लिए प्रयोग में आता है, बल्कि अपने आप में एक पूरी साइंटिफिक जीवन शैली है। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हम कहते हैं गेम चेंजर्स होता है मुझे, तो आपका जो गेम चेंजिंग मूवमेंट था आपकी लाइफ का, वो क्या रहा? चाहे पर्सनल लाइफ से आप बता सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ से बता, क्या आपका गेम चेंजिंग मूवमेंट रहा है अभी तक का? एक वाकया जो मेरे को बहुत जहन में आता है वो ये आता है कि 2009 में मैं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में गया हुआ था, बेंगलोर में, शायद बेंगलोर में ही था। तो इससे पहले काफ़ी काम, जैसे आपने बताया, हमने जब हम स्कूल में थे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे। विदेशी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठा लेना जिस पर हम काम करते थे। मैंने मूवीज़ बनाए जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवीज़ थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स का हमारे जीवा में बहुत शुरू में ही आगमन हो गया था। तो काफ़ी सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में बहुत ही अर्ली एज में मैं भागीदारी रही। उस समय ये समझ में नहीं आता था कि इनका कनेक्शन क्या होने वाला है या कैसे ये आपस में तार जुड़ने वाले हैं। आयुर्वेद का तो बिल्कुल है ही, क्योंकि डॉक्टर चौहान जब प्रैक्टिस करते थे तो कभी हम पुड़िया बांध रहे होते थे उनके साथ। वो जब अपने गुरुजी वैद्य नानक चंद शर्मा जी के यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ते थे, तो हर संडे को उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के हम जाते थे, सुनते थे। तब समझ में तो कुछ आता नहीं था, लेकिन शायद एक संस्कार वहाँ से ज़रूर पड़ा। 2009 में जब ऑलरेडी मैं फुल टाइम जीवा ज्वाइन कर चुका था और काफ़ी रिसर्च मैंने किया कि पेशेंट क्या चाह रहा है, डॉक्टर कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, जीवा के अंदर का डॉक्टर, जीवा के बाहर का डॉक्टर, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर, एक कंपनी में बैठा हुआ डॉक्टर, ये सब कैसे प्रयोग कर रहे हैं। एक चीज़ जो मेरे को समझ में आया वो ये कि लोग आयुर्वेद चाहते हैं, उनको एक विश्वसनीय नाम नहीं मिलता कई बारी आयुर्वेद में। दूसरी बात, हर आदमी ये बोलता है आयुर्वेद अच्छा तो है, लेकिन इसका डेटा कहाँ पर है? इसमें क्या स्टडीज हैं? ये क्या साइंस है? या फिर ये तो जड़ी बूटियां हैं, हमारे मसालदानी में भी मिलती हैं, तो क्या वो भी आयुर्वेद है? हल्दी का दूध पीना भी आयुर्वेद है? और एक कैंसर का पेशेंट जो बिल्कुल अंतिम चरण पर है, उसका अगर इलाज हो जाए वो भी आयुर्वेद है। तो एक ये कंफ्यूजन सा है कि आयुर्वेद है क्या? आई कंप्लीटली एग्री। तो तब मेरे को, जब मैं वहाँ पर भी गया और मैंने बहुत विस्तृत में अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं बात करा, ये आया, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जब तक हम आयुर्वेद को और आयुर्वेद के सिद्धांत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डेटा ड्रिवन, प्रोटोकॉल ड्रिवन और साइंटिफिक दृष्टि से नहीं खुद प्रैक्टिस करेंगे और इसको बाहर लेकर जाएंगे, तब तक शायद आयुर्वेद एक सीमित दायरे में, जो उसके विश्वास रखने वाले हैं, जो शायद भारत के कलाओं में, भारत की संस्कृति में, भारत के ज्ञान में विश्वास रखते हैं, वो तो आयुर्वेद को ले पाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे विश्व में आयुर्वेद को एक चॉइस ऑफ मेडिसिन एंड चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल बनाना है, तो उसके लिए वो काम करना पड़ेगा। वहाँ से ये पूरी जर्नी चालू हुई, जहाँ से हमने सबसे पहले आयुर्वेद में एक डॉक्यूमेंटेशन, केस मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया। आज हम उसको धन्वंतरी बोलते हैं।